नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा वो नोएडा, दिल्ली एनसीआर में बिल्डर द्वारा पिछले 15-20 सालों में की गई अनियमितताओं के बारे में बातचीत करूंगा। उनके द्वारा की गई हेराफेरी में लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की कमाई, गाड़ी कमाई, पूंजी डूब गई और फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सबसे बड़ा सा ये होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में इकट्ठी की गई पूंजी यदि वो कहीं ऐसे जगह डूब जाए जहाँ से उसको ना तो रिटर्न मिले ना सुविधाएं मिले तो वो एक गलत डिसीजन माना जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक के एपेक्स और सियान टावर को गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने आखिर फैसला क्यों किया। दोस्तों, सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट सेक्टर 93 नोएडा में जो पुराने वाले बायर थे उनको मकान खरीदने के टाइम पे जो प्रॉमिस किया था, जो एग्रीमेंट किया था, जो अपना प्रोजेक्ट का लेआउट दिखाया था, वो बाद में चेंज किया गया। उस चेंज करने की वजह से पुराने खरीदारों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। साथ में बिल्डर ने सरकार की काफ़ी बड़ी ज़मीन पे कब्जा कर रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी को बिठाया और एसआईटी की फाइंडिंग्स में ये पता लगा कि जो जगह पार्क इत्यादि के लिए डेवलप करनी थी उसमें सुपरटेक ने 2 बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए और अपने प्रोजेक्ट के साथ में लगी हुई जो ज़मीन थी वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की थी, जिसको कि नोएडा अथॉरिटी के सिविल डिपार्टमेंट ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को नहीं सौंपा था और उस ज़मीन पर सुपरटेक ने अनऑथराइज कब्जा करके ना तो उसका पैसा दिया ना उसका अलॉटमेंट करवाई, उसमें कब्जा करके उसमें पार्किंग की व्यवस्था और खेल का मैदान, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट का मैदान इत्यादि सब बना दिए। जब सारे फैक्ट्स सामने आए तो आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसके लिए कोशिश कर रहा है कि वो ज़मीन जो सुपरटेक ने कब्जा कर रखी है उसको वापस लिया जाए। और आपको मालूम ही होगा कि पिछले 10 दिनों में सुपरटेक की जितने भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी वो तोड़ने का काम शुरू हो गया और लोगों को जो असुविधा हो रही थी, उम्मीद है कि अगले 3 महीने के अंदर सारा टावरों को तोड़ने का काम और जितना भी ज़मीन अनऑथराइज कब्जा में कर रखी है उसको सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अपने पास ले लें। ये दोस्तों, सबसे पहले हम डेवलपर और बिल्डर द्वारा की गई अनियमितताओं या फ्रॉड्स के मोडस ऑपरेंडी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम रेरा इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्डर और डेवलपर द्वारा कई किस्म की मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई जिससे कि उन्होंने फ्रॉड किया। उनमें से सबसे पहले तो यह है कि किसी बिल्डर ने शुरू किया और उसके लिए बुकिंग की, उसके लिए ग्राहकों को उससे पैसे लिए और कई बार तो पूरे फ्लैट्स के लिए पूरे लमसम पेमेंट ले ली और वो पेमेंट सेक्शन में न लगा करके उस प्रोजेक्ट के बजाय किसी और जगह लैंड खरीद ली या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, पुराने प्रोजेक्ट में जहां अधूरा काम था वहां डाइवर्ट कर दिया। और जब इस प्रोजेक्ट में जहाँ के लिए बुकिंग की थी, पैसा लिया था, उस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती, उसके टाइम आता तो उस टाइम उसके पास उतना पूंजी नहीं थी कि वो उसको दूसरा बिल्डर बायर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते रहे कि 2006 से लेकर के 10 के बीच में बिल्डर्स ने बड़ी तेज़ी से मार्केटिंग करी और लोगों के दिमाग में इस टाइप का यूफोरिया तैयार कर दिया कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में है और फ्लैट्स की बुकिंग कराने से आपके फ्लैट्स में काफ़ी अच्छा मुनाफा होने के चांसेस हैं। तो उस हालात को बनाने की वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बिल्डर के स्पेकुलेटर्स और इन्वेस्टर्स भी घुस गए। उन्हें या तो कई जगह से काला धन ला करके बिल्डर्स को देना शुरू किया और बिल्डर ने उस काले धन से
न केवल एक प्रोजेक्ट बल्कि कई अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनें खरीदनी शुरू, उन्होंने अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। लेकिन ज़्यादातर बिल्डर ना तो कोई प्रोफेशनल कंपनी थी, ना ही कोई बहुत अच्छे फाइनेंस के एक्सपर्ट थे। हालांकि उन्होंने अपने फाइनेंस और चीज़ों को देखने के लिए अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो कैश फ्लो था उस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं था। उसका जो फाइनेंशियल फंड फ्लो या जो उसके प्रोजेक्ट वाइज जो कॉस्ट डिटर्मिनेशन और कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह था वो सही ढंग से नहीं किया गया था। उसकी वजह से उन्हें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में भी दिक्कतें आनी शुरू हुई और साथ में उनका अपने हैसियत से ज़्यादा के प्रोजेक्ट लेने की वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में असमर्थ रहे। उसका अगला कारण ये है कि उन्होंने बायर्स को मिसलीड किया, उनको गलत ढंग से फंसाने की कोशिश की, उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, सुपर एरिया के बेसिस पे जो है वो अलॉटमेंट करते थे, जबकि उसका कारपेट एरिया काफ़ी कम होता था। यदि किसी का सुपर एरिया जितना होता दिखाया जाता था उसका 60 से 65% तक ही जो है कारपेट एरिया हुआ करता था। उसकी वजह से उन्होंने बायर से सुपर एरिया और कारपेट एरिया में डिफरेंस की वजह से बायर को कई बारी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ी, जिस कॉस्ट का वो एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा था। और जब उसको मकानों की डिलीवरी होती थी तो तब उसको पता लगता था कि एक्चुअल कारपेट एरिया तो बहुत कम है, जबकि सुपर एरिया वो काफ़ी दिखा रहे थे। तो इस गतिविधि से भी लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। एक मोडस ऑपरेंडी बिल्डर्स की यह थी कि उन्होंने एनबीएफसी से या बैंकों से या और फाइनेंशियल कंपनी से भी पैसा ले लिया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बजाय उस पैसे को भी उन्होंने डाइवर्ट कर दिया दूसरे प्रोजेक्ट में या ज़मीन खरीदने में। क्योंकि 2009-10 के बाद स्पेकुलेटर, इन्वेस्टर और फाइनेंसर सभी ने बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से हाथ खींचना शुरू किया, तो उनके पास प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहा और 2011 के बाद लगभग सारे प्रोजेक्ट ठप पड़ गए थे। अब इसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत सरकार द्वारा बिल्डर्स को कमांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी। तो उसकी वजह से ये बेलगाम अपना काम करते रहे। 2016 में जाकर के रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट बनने के बाद इस गतिविधि पर अंकुश लगना शुरू हुआ, जो कि मैं अलग से डिस्कस करूँगा। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि बिल्डर्स ने या डेवलपर ने काफ़ी बायर्स का पैसा फंसा करके उनको मकानों की डिलीवरी नहीं दी और उनका पैसा अधर में लटक गया। कई लोगों के जीवन भर की गाड़ी पूंजी उसमें फंस गई। कई लोगों ने बैंकों से ऋण ले करके उस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया था, वो फंस गया और उनको मकान तो मिले नहीं, लेकिन बैंकों की देनदारी बहुत बड़ी बढ़ गई। उनके ऊपर बैंकों से न केवल वापसी का दबाव पड़ रहा है बल्कि भारी भरकम ब्याज भी पड़ रहा है। जो खरीदार था उसको ये उम्मीद थी कि मेरे को समय पे यदि फ्लैट मिल जाएगा तो मैं अपने मकान में शिफ्ट कर जाऊंगा और जितना मैं बाहर कहीं किराया दे रहा हूँ वो किराया मेरा बच जाएगा और उतने की मेरी किस्त चली जाएगी बैंक को। लेकिन ख़रीदार इस ट्रैप में ऐसे फंस गया कि उसको एक तरफ बैंक की देनदारी शुरू हो गई, दूसरी तरफ किराया भी देना पड़ रहा है और मकान अभी तक उसको नहीं मिला और कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि मकान मिल जाएगा। हालांकि काफ़ी बिल्डर्स के केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है और उसमें से भी कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं जिनके कि अभी कोर्ट के दायरे में केसेस नहीं आए हैं और वो सीबीआई या विजिलेंस में केसेस हैं, लेकिन सीबीआई या विजिलेंस में केस चलने की वजह से खरीदार को कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है।
जब तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केसेस न जाएं और वहाँ से कोई डायरेक्शंस न दी जाएं बिल्डर को, या वो उस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए किसी दूसरे बिल्डर को इंगेज न किया जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के केस में काफ़ी बड़ा जजमेंट दिया और उससे काफ़ी खरीदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि सुपरटेक ने जो ओरिजिनल बायर्स को, एमराल्ड कोर्ट के जो पुराने खरीदार थे, पहला कारण यह है कि 2008 के बाद मार्केट में स्पेकुलेटर या जो इन्वेस्टर थे उन्होंने रियल एस्टेट से धीरे धीरे हाथ खींच लिया और वो अपने इन्वेस्टमेंट या तो शेयर मार्केट में या अन्य अल्टरनेट जैसे क्रिप्टो करेंसी और भी कई सोना चांदी और बुलियन मार्केट और कई किस्म के जो अदर एवेन्यूज़ थे उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और उन्हें लगा कि रियल एस्टेट में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बिल्डर द्वारा समय पे लोगों को मकान नहीं दिए जा रहे थे और इन्वेस्टर को और स्पेकुलेटर को उसमें अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना नहीं नज़र आ रही थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्डर्स की लिक्विडिटी धीरे धीरे कम हो गई। साथ में बिल्डर्स को जो NBFC जैसे कि इंडिया बुल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस और अन्य कई NBFC बिल्डर्स को धन दे रही थी और कई बैंक भी दे रहे थे, बिल्डर द्वारा समय पर बायर को फ्लैट्स ना देने की वजह से उन्होंने भी अपना हाथ धीरे धीरे पीछे खींच लिया। साथ ही NBFC को बिल्डर्स द्वारा पैसा वापस न मिलने की वजह से उनका काफ़ी राशि NPA बन गई और उस NPA बनने की वजह से इंडिया बुल या दीवान हाउसिंग फाइनेंस, उनकी दीवान हाउसिंग फाइनेंस की तो बैंक्रप्सी की स्टेज आ गई। तो ये जो बिल्डर्स का जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी का जो साइकिल था वो ब्रेक हो गया। उसकी वजह से उनके पास पैसा उनके पास नहीं रहा और उन्होंने बायर का पैसा भी कई जगह ज़मीनों में लगा दिया था। तो बिल्डिंग बनाने के लिए फंड्स की कमी पड़नी शुरू हुई। उसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने बंद हो गए। साथ ही कई बिल्डर ने रियल एस्टेट का पैसा डाइवर्ट कर या तो इलेक्शन में लगा दिया या कहीं दूसरी जगह लगा दिया। जैसे कि आपने सुना होगा कि आम्रपाली बिल्डर ने बिहार में जाकर के इलेक्शन लड़ा था, जिसकी वजह से उसने 400 से 500 करोड़ रुपया वहाँ डाइवर्ट कर दिया था। ऐसे ही मामले ओमैक्स या यूनिटेक बिल्डर या सुपरटेक बिल्डर, ये इन सब एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने की बात सामने आई है। इवन कई बिल्डर्स का तो यह भी सामने आया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके विदेशों में पैसा भेजना शुरू कर दिया था और जो इदारों का फंड था उसको कंस्ट्रक्शन में न लगा करके वो डाइवर्ट करके विदेश भेज दिया। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि 2016 में रेरा एक्ट बनने के बाद बिल्डर्स और डेवलपर की गतिविधियों पे काफ़ी अंकुश लगा है और उसकी वजह से आपने ये देखा होगा कि बिल्डर्स द्वारा कई जगह जो मकान बनाए जा रहे थे, जो अपना एक्सपेंशन किया जा रहा था, वो अब रुक गया। उसका रुकने का कारण यह है कि रेगुलेशन बनने के बाद उनकी जो फ्रॉड करने की गतिविधियां थी उन पे काफ़ी अंकुश लग गया। उनके लिए काफ़ी कंप्लाइंसेस बढ़ा दिए गए हैं। साथ में डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक मैकेनिज्म भी तैयार कर दिया गया है, जहां पर कि परचेजर खरीदार अपना ग्रीवेंसेस कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं और उन ग्रीवेंसेस के रेज करने पे अथॉरिटी उनके बिल्डर्स के एक्टिविटीज़ की जांच करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। उसके अलावा बिल्डर कई बार जो हैंड ओवर करने में डिले करते थे, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि 2005 में जो बुकिंग की गई थी उनकी 2008-9 तक डिलीवरी खरीदारों को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन 2011-12 तक या 2016 तक भी या आज तक भी उनकी डिलीवरी खरीदारों को नहीं मिल पाई। तो इस टाइप के जो हैंडओवर करने में डिले है वो उसके लिए बिल्डर्स को टाइम बाउंड डिलीवरी देते, उसके लिए भी इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया। इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी इस एक्ट में
प्रोविज़न किया गया कि बिल्डर ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करे और जो भी उसकी प्रोग्रेस है उसको लोगों को बताता रहे, साथ में अपना काम स्मूथली करता रहे। तो उसके लिए कई रेगुलेशंस तैयार कर दिए गए। साथ ही एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल का भी प्रोविज़न किया गया ताकि कोई झगड़ा जो डिस्प्यूट में जो फैसला दिया गया है उसके खिलाफ अपील की जा सके। साथ ही बायर और सेलर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी सही ढंग से जांच भी करने का प्रोविज़न है। रेरा बनने के बाद जो रेरा के जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। रेरा में सरकार द्वारा गाइडलाइंस गई कि सारी स्टेट रेरा एक्ट बनाएंगी और उनको सेंटर के एक्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ाएंगी ताकि कंज्यूमर्स का हितों की रक्षा की जा सके। डेवलपर को डिस्क्लोज करना होगा कि वो कितना कारपेट एरिया देगा जिस टाइम बायर सेलर एग्रीमेंट साइन किया जाता है। अभी तक जो डेवलपर या बिल्डर जो धांधली करते थे वो सुपर एरिया दिखाते थे और सुपर एरिया में कई बार बालकनी का एरिया और जीने का, स्टेयरकेसेस का, ये सब शामिल होता था। उसकी वजह से जो एक्चुअल कारपेट एरिया होता था वो काफ़ी कम होता था। तो उसके लिए प्रोविज़न किया गया। बिल्डर और डेवलपर को अपनी साइट पे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रेगुलर दिखानी पड़ेगी और क्वार्टरली बेसिस पे उसको अपडेट करना पड़ेगा। साथ ही हर बिल्डर को जो कि 500 मीटर से ऊपर के प्लॉट में काम कर रहा है और 8 यूनिट से ज़्यादा बना रहा है तो उसको रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन के वो काम नहीं कर सकता। रेरा के एक्ट के वायलेशन की वजह से 3 साल तक की सज़ा बिल्डर्स को दी जा सकती है। साथ ही बिल्डर के एजेंट या बायर दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा बिल्डर को रजिस्ट्रेशन, कोई भी बिल्डर बिगर रेरा के रजिस्ट्रेशन के ना तो एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, ना सेल कर सकता है, ना कोई ऑफरिंग दे सकता है, ना मार्केटिंग कर सकता है। जब तक रेरा में उसने प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तब तक उसको ये कोई भी कार्रवाई करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। ऐसे ही मामले ओमैक्स या यूनिटैक बिल्डर या सुपरटैक बिल्डर, ये इन सब बिल्डर्स द्वारा एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने की बात सामने आई है। इवन कई बिल्डर्स का तो यह भी सामने आया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके विदेशों में पैसा भेजना शुरू कर दिया था और जो खरीदारों का फंड था उसको कंस्ट्रक्शन में न लगा करके वो डाइवर्ट करके विदेश भेज दिया। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बिल्डर्स द्वारा नोएडा और एनसीआर के एरिया में की गई कई हेराफेरी और फ्रॉड्स के बारे में डिस्कस किया और उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो में की गई बातें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी और अपने जीवन में फ्लैट्स खरीदते वक्त आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी कीजिएगा। यदि कोई और पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट कीजिए और नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।